Hello everyone, welcome to my channel and today we are going to start our next chapter number 4 preamble of the constitution। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अपने प्रीएम्बल के बारे में कि भाई इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, उन वर्ड्स का मीनिंग क्या है, कब कौन सा वर्ड कहाँ से अडोप्ट किया गया था, सब चीज़ों के बारे में। इससे पहले हम 3 चैप्टर कवर करवा चुका हूँ मैं और तीनों के तीनों आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। और साथ में हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय विपिन चंद्रा भी पूरी बुक कंप्लीट हो रखी है। अगर वो ना देखी हो किसी ने तो प्लीज़ जाके अपना प्लेलिस्ट के अंदर चेक करो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू। देखो पंडित नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था एक, ठीक है, जो बाद में जिसको ड्रॉप कर दिया गया था। लेकिन जो हमारा प्रीएम्बल है वो उन्हीं के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से अडॉप्ट किया गया है, किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, ठीक है। इट हैज़ बीन अमेंडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 विच एडिड 3 न्यू वर्ड्स, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। अब तक ये सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट हुआ था इसका, वो भी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत? 42nd के तहत 1976 में, जब यहाँ पे 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। अभी इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्या किन किन चीज़ों से बन के क्या क्या सोर्सेज हैं इसके प्रीएम्बल के, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो 4 इंग्रेडिएंट्स और कंपोनेंट्स के बारे में बात की गई है। पहला है कि ये अथॉरिटी कहाँ से मिलती है, ठीक है। द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रीएम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। अब प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अपनी अथॉरिटी या फिर जो उसकी पावर वो कहाँ से मिलती है? फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के द्वारा, ठीक है। क्योंकि इंडियंस के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, तो उन्हीं के लिए ये वर्क करता है। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। अभी इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है, भारत देश का नेचर कैसा है, क्या जो प्रीएम्बल के अंदर लिखा हुआ है तो वो है, इट डिक्लेयर्स दैट इंडिया टू बी अ सोवरन, सोशलिस्ट और सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पॉलिटी होगी, ठीक है। सोवरन होगी, सोशलिस्ट होगी, मतलब एक तरह से धर्मनिरपेक्ष है ना, आज़ाद देश रहेगा यहाँ पे। जो भी डेमोक्रेटिक गणतंत्र राज्य रहेगा, ठीक है। यहाँ के जो पॉलिटिशियन होंगे या फिर देश को चलाने वाले होंगे वो क्या है, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है, अडल्ट सफरेज के द्वारा। तो ऐसा करके, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, इट स्पेसिफाई जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। ये इसके ऑब्जेक्टिव रहे थे कि भाई सबको इक्वली जस्टिस मिलेगा, सबको आज़ादी है, सब एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। चाहे उसकी कोई भी जात धर्म हो, को कुछ मैटर नहीं करता, सब आपस में बराबर है, सब में देश प्रेम की भावना है, ब्रदरहुड है, कॉमन ब्रदरहुड। ये इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब इसको कब अडॉप्ट किया गया था? नवंबर 26, 1949 को, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, उसके बाद में प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया गया था। इसके जो कीवर्ड्स हैं, लाइक सोवरन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये इसके मेजर वर्ड्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं प्रीएम्बल के अंदर। जब हम पढ़ेंगे तो उधर हमको ये मिलेंगे, और इनको याद कर लेना क्योंकि इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से वर्ड हैं कौन से नहीं। अब सोवरन का मतलब क्या है? द वर्ड सोवरन इम्प्लाइज दैट इंडिया इज़ नाइदर ए डिपेंडेंसी नॉर ए डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट। तो सोवरन का मतलब ये एक आज़ाद देश है, ना ही ये किसी के लिए काम करता है और ना ही किसी के अंडर काम करता है, ठीक है। तो ये अपना इंडिपेंडेंट रहता है, ये अपने तरीके से अपना काम करता है, इसके ऊपर किसी की अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। ये फ्री एक आज़ाद देश है जो अपने अफेयर्स, चाहे वो इंटरनल अफेयर हो या एक्सटर्नल हो, वो खुद कंडक्ट करता है। सोशलिस्ट के बारे में बात करते हैं तो ये वर्ड कब ऐड किया गया था? ये किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। और द कॉन्स्टिट्यूशन हैड ए सोशलिस्ट कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हम बात करते हैं सेक्युलर की। सेक्युलर वर्ड भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अराउंड, मतलब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इसको ऐड किया गया था 1976 के अंदर।
अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 से लेके 28 तक हमको फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग फ्रीडम ऑफ रिलीजन का अधिकार मिलता है कि हम अपना धर्म अपने हिसाब से चुन सकते हैं। और ठीक है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। Positive concept of secularism. All the religion in our country, irrespective of their strength, have the same status and support from the state. अब यहाँ पे क्या कहा गया है ना कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि यहाँ पे सभी धर्मों को इक्वल स्टेटस दिया जाता है और इक्वली ट्रीट किया जाता है देश के द्वारा। ऐसा नहीं है कि एक धर्म को ज़्यादा मतलब कुछ बेनिफिट दिए जा रहे हैं और दूसरे से छीनने जा रहे हैं या फिर उसको कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सब चीज़ों को इक्वल लेके चलने की कोशिश करी गई है। अब बात करते हैं डेमोक्रेटिक की। ए डेमोक्रेटिक पॉलिटी एज स्टिपुलेटेड इन प्रीएम्बल इज़ बेस्ड ऑन द डोक्राइन ऑफ पॉपुलर सोवरेंटी, दैट इज़ पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल। ठीक है, यहाँ पे क्या है ना, लोगों का डेमोक्रेटिक देश के अंदर क्या होता है, डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, लेकिन जब बात करते हैं इंडिया की तो यहाँ पे जो सुप्रीम पावर है वो लोगों की, लोगों के द्वारा बाय इलेक्शन। ठीक है, जो हमारा हेड होता है उसको चुना जाता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन क्या करवाती है, इलेक्शन करवाती है डिफरेंट टाइप्स के, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, चीफ मिनिस्टर के और लोकल गवर्नमेंट के, और उन्हीं के द्वारा जहाँ पे हम वोट डालते हैं तब जाके हमारा जो हेड है वो चुना जाता है। तो हमारे यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो कौन सी है, पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल। तो इसके बारे में देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, अंडर विच एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव किसके रिस्पॉन्सिबल रहा है, हमेशा लेजिस्लेचर के रिस्पॉन्सिबल रहा है। अगर यहाँ पे अगर पार्टी की बहुमत नहीं है तो पार्टी रिज़ाइन कर देती है और फिर से लोगों के द्वारा वोट डाले जाते हैं और फिर से उनका उत्तराधिकारी जो भी चीफ मिनिस्टर है ये सब चुने जाते हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज, मतलब हम डायरेक्ट अपना इलेक्शन डाल के विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन जो हमारा हेड होगा उसको चुनते हैं। ठीक है, और इस चीज़ के अंदर किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कि भाई वो अमीर है तो सिर्फ वही इलेक्शन लड़ सकता है, गरीब नहीं लड़ सकता, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी एलिजिबल इंसान या फिर कोई भी एलिजिबल, चाहे लेडी हो चाहे वो मैन हो, अपना इलेक्शन लड़ सकते हैं। द टर्म डेमोक्रेटिक यूज्ड इन प्रीएम्बल इन अ ब्रॉडर सेंस एम्ब्रेसिंग नॉट ओनली द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो क्या है ना कि यहाँ पे जो भी डेमोक्रेसी हमको हर तरह की फ्रीडम मिलती है। ठीक है, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी। यहाँ पे सबकी अपनी, मतलब किसी को भी बुरी तरह से या फिर किसी को भी नीचा दिखा के ट्रीट नहीं किया जाता, सबको समान अधिकार मिले हुए हैं। द टर्म रिपब्लिक इन आवर प्रीएम्बल इंडिकेट्स दैट इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड हेड कॉल्ड इट द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे जो हमारा जो इलेक्टेड हेड है वो कौन है, वो है प्रेसिडेंट। ठीक है, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के लिए। ए रिपब्लिक आल्सो मीन्स 2 मोर थिंग्स। फर्स्ट, वेस्टिंग द पॉलिटिकल सॉवरेंटी इन द पीपल नॉट इन अ सिंगल इंडिविजुअल लाइक अ किंग। जो भी पॉलिटिकल सॉवरेंटी है, ठीक है, वो लोगों के द्वारा दी जाती है, ना कि कोई एक सिंगल इंडिविजुअल, जैसे कि किंग के हाथ में सारी पावर दे दी, ऐसा नहीं है। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर है यहाँ पे। सेकंड, द अब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास, हैंस ऑल द पब्लिक ऑफिस बीइंग ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो जितनी भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई एक अमीर आदमी या फिर उसके पास किसी भी तरह के अपने प्रॉफिट हैं या फिर कोई भी बेनिफिट है तो उसी के हिसाब से वो अपना देश के ऊपर राज करे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप एलिजिबल हो किसी चीज़ के लिए, किसी भी पब्लिक ऑफिस के लिए, तो आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। ना आपका किसी जात से मतलब है, ना आपका किसी धर्म से मतलब। बिना किसी जात पात, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के आप अपने कोई भी जॉब के अंदर जाके अपनी जॉब कर सकते, तो कोई इसमें वो नहीं है। जस्टिस के बारे में बात करें तो द टर्म जस्टिस इन प्रीएम्बल एम्ब्रेसेस 3 डिस्टिंक्ट
फॉर्म्स, सोशल जस्टिस हो गया, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है, सिक्योर थ्रू द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। सोशल जस्टिस डिनोट्स द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ सिटीजन विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन द कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड सो ऑन। ठीक है, लोगों को ऐसे सोशली किसी गलत तरीके से नहीं ट्रीट किया जाता है कि उसका रंग भेद कैसा, उसकी जात कैसी है, उसका सेक्स कैसा, कौन है, मतलब मेल है, फीमेल है, या ऐसा किसी को नीच भावना से नहीं देखा जाता। इट मीन्स absence of privilege being extended to any particular section of the society and improvement in the condition of backward classes like SC, ST, OBC and women। देखो, जो ये किसी को खास प्रिविलेज नहीं दिए जाते, जिसकी वजह से जो सोसाइटी है उनके अंदर किन की कंडीशन भी इम्प्रूव होती आई है, जितने भी बैकवर्ड क्लासेज है उनकी कंडीशन भी टाइम के साथ इम्प्रूव होती आई है। ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस की बात करें तो यहाँ पे भी लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, नॉन डिस्क्रिमिनेशन रहते हैं कि आपके साथ इकोनॉमिक फैक्टर्स को लेके भेदभाव नहीं किया जाएगा कि भाई इसके पास ज़्यादा पैसे हैं तो ये सुप्रीम हो गया, इसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो ये सबसे बड़ा हो गया, तो ये भावना नहीं रखी गई है। A combination of social justice and economic justice denotes what is known as distributive justice. Political justice implies that all citizens should have equal political rights. सभी citizens को equal political rights हैं। ठीक है, वो सब मतलब कोई भी चाहे तो अपना इलेक्शन भी लड़ सकता है, खड़ा हो सकता है इलेक्शन में, किसी पे ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आप नहीं लड़ सकते। ठीक है, सबको इक्वली वोटिंग का अधिकार है और सबकी बराबर इक्वल वॉइसेज है गवर्नमेंट के अंदर। अगर आपको कोई कमी दिखती है, आपके राइट्स का हनन होता है, तो आप उसके लिए डायरेक्ट वहाँ पे भी कोर्ट में भी जा सकते हो। ठीक है, और जो ये आइडिया है सोशल जस्टिस का, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस का, ये कहाँ से लिया गया था? रशियन रिवॉल्यूशन 1917 का, वहाँ से। अब बात करते हैं लिबर्टी। लिबर्टी मतलब आज़ादी, है ना। किसी भी प्रकार की लोगों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, किसी भी इंडिविजुअल पे सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करने की, आगे बढ़ने की। द प्रीएम्बल सिक्योर्स दैट ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव द लिबर्टी ऑफ थॉट। सबको सोचने, अपने धर्म, फेथ, ठीक है, हर चीज़ की आज़ादी है, वर्शिप की आज़ादी है, और उनको उनके फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। जो अगर जिनका हनन होता है तो कोर्ट में जाके अपना वो कंप्लेंट कर सकते हैं, तो फिर कोर्ट उसके उपलक्ष्य में क्या करता है? रिट्स जारी करता है। लिबर्टी है हमको किस चीज़ की? सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम। हाउएवर लिबर्टी डज नॉट मीन लाइसेंस टू डू व्हाट वंस लाइक। ठीक है, अब देखो, आज़ादी का मतलब ये भी नहीं है कि आपकी जो मन में आया आप वो करने लग जाओ। आप अगर कुछ गलत करते हो तो गलत करने की आज़ादी किसी को भी नहीं है। ठीक है, जो चीज़ें सही हैं आपको वो बिल्कुल कर सकते हो, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि जिससे इंडिया के अंदर ब्रदरहुड की जो भावना है, आपस में भाईचारे की भावना है, उसको ठेस पहुँचे, ऐसा करना अलाउ नहीं है। In brief, the liberty conceived by the preamble or the fundamental right is not absolute but is qualified। तो वही बात कही है कि वही फंडामेंटल राइट्स भी जो हैं आपके, वो एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, उन पे पाबंदी लग सकती है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो उन पे पाबंदी भी लगाई जा सकती है। और जो ये आइडिया लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी जो प्रीएम्बल के अंदर है, वो लिया गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, जो 1789 से 99 के टाइम पे चला था। अब इक्वलिटी की बात करते हैं तो वही बात है कि सब इक्वल हैं, है ना, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, स्टेटस है सबका, इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 के तहत, और प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। कि भाई आपके साथ में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा किसके ऊपर लेके, धर्म को लेके, या आपकी जाति, या आपके सेक्स को लेके, है ना। अंडर आर्टिकल 15 आपको सब जितने भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, सरकारी नौकरियां हैं, वहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी अंडर आर्टिकल 16। अनटचेबिलिटी, छुआछूत को ख़त्म किया जाएगा अंडर आर्टिकल 17। ठीक है, और जो टाइटल्स हैं
कि ये महाराजा ये है या फिर ये राजा है, ये प्रिंस है, इस टाइप के टाइटल्स का एबोलिशन किया गया अंडर आर्टिकल 18। There are two provisions in the Constitution that seeks to achieve the political equality. One, no person is to be declared ineligible for the inclusion of electoral roll on the ground of religion, race, caste and sex. तो यहाँ पे क्या कहा गया है ना, कोई भी पर्सन को इलेक्टोरल रोल से बाहर नहीं रखा जाएगा। जहाँ पे इलेक्शन के टाइम पे जो रोल्स बनाई जाती हैं कि भाई कौन कौन एलिजिबल है वोट डालने के लिए, तो उनसे आपको बाहर नहीं रखा जाएगा। किसके बेसिस पे? कि आपका धर्म क्या है ना, आप किस जाति से है और आपका सेक्स क्या है। इन चीज़ों को नज़र में रख के आपको इन चीज़ों से बाहर नहीं रखा जाएगा, इलेक्टोरल रोल से बाहर नहीं रखा जाएगा अंडर आर्टिकल 325। मतलब आपके साथ किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं किया जाएगा। और लोकसभा और स्टेट असेंबलीज़ के अंदर आपको वोट डालने का अधिकार है अंडर आर्टिकल 2326। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल 39 क्या सिक्योर करता है कि मैन और वुमेन को इक्वल राइट मिले नौकरी के अंदर और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। भाई जो काम इंसान का एक आदमी कर रहा है, अगर वही काम औरत कर रही है तो उसको उसके बराबर की ही तनख्वाह मिलेगी। फ्रेटर्निटी की बात करें तो इसका मतलब ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रमोट करता है? फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी, भाईचारे की भावना को प्रमोट करता है। किसके थ्रू? सिंगल सिटीजन के थ्रू, सिटीजनशिप के थ्रू कि पूरे देश में एक ही सिंगल सिटीजनशिप है। ऐसा नहीं है कि मैं इस स्टेट का हूँ तो मेरे पास इस स्टेट की सिटीजनशिप है तो दूसरे की नहीं, कोई भी कहीं भी जाके रह सकता है, तो वो कोई इशू नहीं है। और दूसरा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारी कुछ अंडर आर्टिकल 51A। ये यहाँ पे क्या कहते हैं कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रमोट हार्मनी, spirit of common brotherhood among all the people of the India, transcending रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे क्या कहा गया है ना कि ये हमारी एक मॉरल ड्यूटी है, हर एक इंडियन की ड्यूटी है कि आपस में भाईचारे की भावना को बनाए रखा जाए, भले ही बिना किसी रिलीजियस फैक्टर को उसके अंदर डालते हुए कि तू तेरा धर्म ये है, तेरा धर्म वो है। तो ये धर्म का खेल ना खेलते हुए, ना ही भाई ऐसा होना चाहिए कि मैं किसी दूसरी स्टेट का हूँ और तीसरी स्टेट में जा रहा हूँ तो वहाँ पे मेरे साथ में कोई भेदभाव हो रहा है कि नहीं आप वहाँ से हो तो आप हमारे साथ नहीं रहे। ऐसी इस टाइप की ये जो ये लो मेंटलिटी की सोच है, ये इन चीज़ों को ना बढ़ावा दिया जाए। The preamble declares that fraternity has to assure two things: dignity of the individual and unity and integrity of the nation। तो यहाँ पे फ्रेटर्निटी के दो चीज़ें हमको अश्योर कराई जाती है, तो कि हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी का हनन ना हो, है ना, और देश की संप्रभुता, अखंडता को बनाए रखा जाए, उसकी यूनिटी को बनाए रखा जाए। द वर्ड इंटीग्रिटी इसको कब ऐड किया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। अब क्या था, प्रिएम्बल पार्ट है या नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके ऊपर भी काफ़ी बहस चली है। ठीक है, यहाँ पे भी काफ़ी कंट्रोवर्सी रही है। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, प्रिएम्बल वाज नॉट कंसीडर्ड। स्टार्टिंग में प्रिएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना गया था और इसकी जो अमेंडमेंट की गई थी 1976 वाली, इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था क्योंकि बेरोबारी केस जो था 1960 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया था कि प्रिएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन बाद में जब केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जो एक केस आया 1973 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो पिछली रूलिंग थी उसको बदल दिया और कहा कि प्रिएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और इसको अमेंड किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसको अमेंड इस तरीके से करना पड़ेगा कि ताकि आप इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको डिस्ट्रॉय ना किया जाए, उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए। जो प्रिएम्बल का जो मीनिंग है ना, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होना चाहिए। और फिर 1985 में LIC ऑफ इंडिया केस आया था, उसके अंदर फिर से सुप्रीम कोर्ट ने यही माना कि प्रिएम्बल एज ए इंटीग्रल पार्ट है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। अब बात करते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिएम्बल को हम क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, अंडर आर्टिकल 368। तो यहाँ पे क्या कहा गया ना, तो क्वेश्चन
as to whether the preamble can be amended under Article 368 of the Constitution arise for the first time in the historic case of केशवानंद भारती केस 1973 के अंदर जब ये केस आया तब ये पूछा गया कि आर्टिकल 368 के अंदर जो यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू वोटिंग होती थी और फिर जाके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट होती थी, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं या नहीं, ये क्वेश्चन अराइज हुआ था। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि हाँ भाई आप इसके अंदर अमेंडमेंट तो कर सकते हो, लेकिन क्या है ना, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका हनन नहीं होना चाहिए, वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, और बाकी आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बताया कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। जब अमेंडमेंट हो जाएगी कोर्ट उसको देखेगा कि वो बिल्कुल सही है या नहीं। अगर कोर्ट को वो गलत लगेगा तो सीधी सी बात है वो उसने बेसिक स्ट्रक्चर को ख़राब करा है और वो उसको नल एंड वॉइड करार कर देगा। ठीक है, प्रीएम्बल को एक ही बार अमेंड किया गया 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, जहाँ पे 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, जिसको बाद में इस अमेंडमेंट को बाद में वैलिड करार दे दिया गया था कि हाँ भाई ये ठीक है, इसने बेसिक स्ट्रक्चर को बिल्कुल भी ख़राब नहीं किया प्रीएम्बल का। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है। कोई इशू हो, कोई गलती हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।